स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अंग्रेजों की अलग अलग पॉलिसीज़ देखी, जिनमें हम लोगों ने शिक्षा नीति भी देखी और कल्चरल उन लोगों की क्या पॉलिसीज़ रहीं भारत में को लेकर, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज की हमारी क्लास है अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या थी। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग उसको पूरा देखते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों ने अपने कंपनी के विस्तार को भारत में बढ़ाने के लिए कि भारत में हम हर जगह पर भारत को एक तरह से अपने कब्जे में ले लें, उसके लिए उन लोगों ने दो तरीके की नीति अपनाई। देखिए कैसी ये नीतियां, मुख्यतः दो तरीके की नीति अपनाई। पहला, वॉर एंड विन। ठीक, युद्ध एवं विजय की नीति, एवं विजय की नीति। अभी बताता हूं इसको पूरा। विजय की नीति। दूसरा दूसरा इन लोगों ने कूटनीतिक नीति अपनाई। कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति। यहां से इस वाले जो आज हम लोग क्लास पढ़ेंगे, इसकी और ठीक अगली क्लास में ये इंपॉर्टेंट है। विशेष करके जो लोग भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज सीडीएस, एनडीए या कोई सा भी एग्जाम, उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और सुनते हुए चलिए। बाद में जो मेमोराइज करने वाली चीजें रहेंगी वो थोड़ी सी रहेंगी, आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। युद्ध एवं विजय की नीति कब से चालू हुई? देखिए, जब बंगाल में, याद होगा हम लोगों ने शुरुआती क्लासेस में पढ़ा था कि बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे जीता। शुरू में तो षड्यंत्र था प्लासी, उसके बाद से जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें इन लोगों ने निर्णायक जंग लड़ी, आमने सामने का वार हुआ। उसके पहले तक इस तरीके का वार नहीं होता था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। अब बक्सर के युद्ध ने यह तय कर दिया कि अंग्रेज एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब उसके बाद से उनका भी मनोबल बढ़ गया, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि वो भारत के मुगल बादशाह को भी अपने एक तरह से शर्तों में ले लिए, उनको भी एक पेंशन भोगी बना दिए। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, सम्मिलित सेना को हराए। मीर कासिम, याद होगा आप लोगों को, बंगाल वाला। दूसरा, अवध का नवाब था, ठीक, शुजाउद्दौला। और तीसरा, बंगाल जो भारत का अपना नवाब था, मुगल बादशाह था, उसको। तीनों को हराए। अब तीनों को हराने के बाद से उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जो अब समझिए ऐसा कि जब इतनी सम्मिलित सेना को अंग्रेज हरा रहे हैं तो बाकी राज्यों की क्या हालत होगी? बाकी तो बहुत छोटे छोटे राज्य थे। तो अब ये लोग क्या हो गए? अंग्रेजों से डरने लगे। और अंग्रेजों ने यहां से थोड़ा सा एक एक करके अलग अलग राज्यों को विजित किया, जीतना चालू किया। तो उसमें कौन कौन सी नीति अपनाई? जैसे कुछ जगहों पे उनको जहां पर डायरेक्ट वॉर करना पड़ गया, उसको कहा गया, वहां पर युद्ध किया और विजय प्राप्त की। वो हो गई युद्ध एवं विजय की नीति। यहां पर डायरेक्टली उन लोगों ने मिलिट्री पावर का यूज किया। जैसे आप लोग कहेंगे इसमें कौन कौन सा था, तो याद होगा बक्सर के युद्ध में उन लोगों ने किसको हराया? बंगाल। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनका हो गया। इसके बाद से मैसूर या फिर मराठे, महाराष्ट्र, इन सबको हराते गए। तो यहां पर वो लोग कौन सी नीति अपना रहे हैं? युद्ध एवं विजय की नीति। इसके अलावा और क्या अपना रहे हैं? अब हम लोग इसको देखें, कूटनीतिक और प्रशासनिक नीति क्या थी, मतलब इस नीति के तहत क्या किया। तो देखिए, मेनली कहा जाता है कि कूटनीति का मतलब क्या होता है? बातचीत के जरिए आप जितना मुद्दे को सुलझा सकें, उस तरह से उतना मुद्दे को सुलझाइए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब भारत पाकिस्तान में जब कोई बात होती है, ऐसा होता है कि अब वॉर होगा, तो लोग क्या कहते हैं कि इसको मिलिटरली इसको ना सॉल्व करिए, इसको डिप्लोमेसी के जरिए सॉल्व करिए, कूटनीति के जरिए। जैसे भारत ने डिप्लोमेसी अलग अलग तरीके से चली। जैसे सिंधु जल समझौता, इसको क्या किया? एक समझौता था जिसको रद्द कर दिया, ये हो गई डिप्लोमेसी, है ना। इसी तरह से भारत भी क्या कहता है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में भारत का क्या स्टैंड है? भारत हमेशा कहता है कि इन दोनों पक्षों को यह मुद्दा शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए। तो वहां डिप्लोमेसी वर्ड आया। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति। आप बातचीत से समझौता करिए। बातचीत का ये बेहतर इसलिए ऑप्शन माना जाता है कि इसमें जनहानि नहीं होती है।
जैसे मान लीजिए आज के समय में हम भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी के मरे ही युद्ध जीत लिया जाए। युद्ध में कुर्बानियां तो होंगी, इधर की भी होंगी, उधर की भी होंगी। चलिए और जैसा इमोशंस तो सबके होते हैं, यहाँ के भी हैं, वहाँ के भी हैं, वो लोग अपनी करतूत से बाज नहीं आएंगे और हमें युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध करेंगे तो हमारे यहाँ के भी तो कुछ सैनिक मरेंगे। अब जिसके घर का जो बच्चा शहीद हो जाता होगा, सोचिए उसके घर पे क्या बीतेगी। ठीक है, राष्ट्र तो हमारा है ही, राष्ट्र के लिए कुर्बानियां भी लोग देते हैं, वाकई में बहुत वेल्लोर की बात है। लेकिन जिसके घर का जो सदस्य चला जाता है, उसके घर वालों से पूछिए कि उसकी क्या हालत होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कूटनीति एक बेहतर जरिया होती है। अब रही बात प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये क्या था? तो देखिए, इसी के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये दोनों कंबाइंड एक तरीके से चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से इन लोगों ने किया, उसके बारे में इसमें हम लोग चर्चा करें। तो देखिए, बेसिकली उस समय हुआ क्या, तीन तरीके की मुख्य नीतियां थी। तीन तरीके की मुख्य नीतियां थी, जैसे हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स इसने क्या लाया? रिंग एंड फेंस। रिंग एंड फेंस पॉलिसी, मतलब घेरे की नीति। किसकी? घेरे की नीति। अभी बताऊंगा क्या है घेरे की नीति। इसी तरह से दूसरा क्या था? दूसरा के कौन लाया? वेलेस्ली। वेलेस्ली इसने सब्सिडियरी पॉलिसी लाई। है ना? इसको सहायक संधि भी बोला जाता है, सहायक संधि। इसी तरह से डलहौजी के द्वारा डलहौजी के द्वारा कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विलय की नीति। विलय की नीति, इसी को राज्य हड़प की नीति भी बोला जाता है ना? अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो मेनली ये तीन नीतियां उस समय डिप्लोमेटिकली वाली, या जो हम लोग कहें कि कूटनीतिक और प्रशासनिक नीति, ये मुख्य तरीके से तीन थी। इन तीनों में हम आज इन दोनों को पढ़ेंगे। इसके समय वाली नीति को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम लोग इन दोनों नीतियों के बारे में पढ़ेंगे कि हेस्टिंग्स की घेरे की नीति क्या थी। देखिए, अधिकतर जो मान लीजिए सब इंस्पेक्टर या पुलिस वगैरह के जो एग्जाम में दे रहे होंगे, अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं तो बस वो इतना इस तरीके से याद रखें कि सहायक संधि या सब्सिडियरी पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा लाया गया? तो ये डलहौजी के द्वारा लाया गया। और घेरे की पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई? तो ये हेस्टिंग्स की। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में ये चीजें पूछी जाएं, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे हेस्टिंग्स की रिंग एंड फेंस की पॉलिसी पे। रिंग एंड फेंस, देखिए आप लोग को पता होगा कि अंग्रेजों ने अपने अलग अलग ठिकाने बना लिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक बंगाल बना लिया, दूसरा मद्रास बना लिया, ठीक, इसी तरह से बंबई को बना लिया, अलग अलग ठिकाने उन्होंने बना लिए। अब वहां पर इनकी क्या होती थी? कंपनी ने बनाए, तो कंपनी की जाहिर सी बात है वहां पर व्यापारिक गतिविधियां होती होंगी। और धीरे धीरे जब बक्सर का युद्ध हो गया, उसके बाद से अलग अलग क्षेत्र पे इन लोगों ने कब्जा चालू कर दिया। जितने युद्ध होते गए इन लोगों ने कब्जा चालू कर दिया। जितना कब्जा ये लोग कर लेते थे, अब जाहिर सी बात है उसको इन्हें प्रोटेक्ट करना है। उसको इन्हें प्रोटेक्ट करना है। कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका घर है, आप कहीं बाहर में रहते होंगे, तो डायरेक्ट आप घर तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आप उसके लिए क्या करेंगे? एक बाउंड्री वॉल का निर्माण करेंगे और गेट लगा देंगे, वहां पे लॉक लगा देंगे। हो सकता है आप सीसीटीवी से निगरानी करें, आज के समय में चूंकि टेक्नोलॉजी है। आप अपने अगल बगल वाले से हमेशा पूछते रहें कि कैसे हो, क्या हाल चाल है। भले ही उनका जानने का मकसद ये नहीं रहता है आप कैसे हैं। अगर उनको ये लगता है कि हम हमेशा, मैं अगर इनसे बात करता रहूंगा तो ये पता चलेगा कि हमारा घर तो सुरक्षित है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो लोग बता देंगे। तो इस तरीके से वो लोग संपर्क में रहते हैं। तो इसी में एक तरह से ये समझिए कि अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हमारा जितना हम लोगों ने एरिया कवर कर रखा है, उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है।
उसमें इन लोगों ने क्या किया, घेरे की नीति अपनाई। अब देखिएगा जरा, हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स रिंग एंड फेंस, रिंग एंड फेंस। देखिए, ये 70s के दशक में चालू हुआ है ना, रिंग एंड फेंस पॉलिसी क्या था। जैसे अब इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए बंगाल है, यहाँ पर हैदराबाद है, इधर मद्रास में अंग्रेज रहते थे। मद्रास, ये हैदराबाद का, हैदराबाद, और हैदराबाद की सीमा इधर लगती थी, ये क्षेत्र था कर्नाटक, कर्नाटक, ये क्षेत्र था कर्नाटक। इधर मराठे थे, इधर मैसूर था। अब समझिएगा, एक इसी डायग्राम से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। रिंग एंड फेंस पॉलिसी क्या है। मद्रास में अंग्रेज है, मद्रास में कौन है, अंग्रेज है। इनको अपनी सीमा प्रोटेक्ट करनी है, और ये उस समय चाहते भी नहीं है कि हमें दूसरों से युद्ध करना पड़े। अब इन लोगों ने क्या किया, इनकी सीमा लगती थी कर्नाटक वाले से, इनकी सीमा किससे लगती थी, कर्नाटक से। अब इन्हें यह बात पता थी कि हमारे पास कोई आएगा तो कर्नाटक होके ही आएगा, और कर्नाटक वालों को यह बात पता थी कि अंग्रेज बहुत मजबूत हैं। अब इसमें देखिए कैसे इन लोगों ने डिप्लोमेटिकली खेला। क्या किया, कर्नाटक वाले से कहा कि देखो हमारे पास शक्ति है, हमारे पास विदेशी एक से एक हथियार है, हमारे पास अच्छे सैनिक हैं, हमारे पास अच्छे लड़ाके हैं, और तुम्हारे पास केवल खतरा है। तो वो बोला किससे खतरा है भाई। कहा कि देखो मराठे उभरती हुई शक्ति हैं, खूब डरा देते थे। ये जाकर उनको इतना डरा देते थे कि इनको लगता था डर, कर्नाटक वालों को। ऊपर से कहता था कि हैदराबाद वाला भी है, मैसूर वाला भी है, और कहता था कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है, जैसे आजकल टीवी वाले नहीं बोलते हैं कि हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये चीजें हो रही हैं, ऐसे ही अंग्रेज भी कहते थे कि हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आपके राज्य पे हमला होने वाला है। अब कर्नाटक वाला कहता था कि हमें बचा लो, क्या कहता था, हमें बचा लो। तो ये कहता सोचेंगे, अब उसको और डरवाते थे और इनको चढ़ा देते थे, क्योंकि इनके भी तो उस समय ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेज केवल एक ही जगह पे कोई कार्य करते थे, नहीं, अलग अलग उनकी नीतियां अलग अलग क्षेत्रों में चल रही हैं। इनसे कहते थे थोड़ा सा इसको हड़काओ, उधर से सेना आ रही है, अब इसको कह, अब ये वाला भाग के आता था फिर अंग्रेजों से कि हमें बचाओ। अंग्रेज कहे कि ठीक है, वो अपनी सेना देते हैं, लेकिन इस सेना का खर्च आपको देना पड़ेगा। वो कहता था मंजूर, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल कर लिया। अब कबूल कर लिया तो रखना तो पड़ेगा। अब कर्नाटक क्या कहता था, ये बीच वाला क्षेत्र, ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये इसमें अंग्रेजों की सेना रहती थी। अब अंग्रेजों की सेना रह गई बॉर्डर पे, क्योंकि अंग्रेज इन लोगों को भी हराए हुए हैं किसी न किसी युद्ध में। अब इनको डायरेक्टली अंग्रेजों से लोहा लेना नहीं है, अंग्रेजों से लोहा लेना नहीं है। इससे क्या हो गया, कर्नाटक सुरक्षित हो गया, और कर्नाटक को पार करके ही तो आएंगे, कर्नाटक को पार करके ही तो आएंगे। तो मतलब इन्होंने अपने राज्य के चारों तरफ क्या बना दी, रिंग बना दिया, घेरा बना दिया। इसको कहा जाता है, अभी इस समय कर्नाटक को क्या कहा गया, बफर स्टेट, बफर स्टेट। ये बफर स्टेट के तरीके से काम किया। इसका मतलब इस नीति में क्या किया गया, अंग्रेजों ने अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए एक बफर स्टेट का निर्माण किया, उसमें अपनी सेना रखी, लेकिन उसका खर्च अंग्रेज नहीं देते थे, उसका खर्च कौन देता था, वह राज्य देता था। अब राज्य धीरे धीरे क्या होने लगा, भाई अपना पैसा दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग सेना रख रहे हैं। भाई सेना कहता था कि नहीं अभी इधर भी खतरा है, इधर भी खतरा, अब धीरे धीरे सेना बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको तो खर्च देना नहीं है। सॉरी, खर्च कौन देगा, कर्नाटक। अब समझिए कि दूसरे के पैसे से अंग्रेजों की सेना तैयार हो रही है। यही इन्होंने हैदराबाद के भी साथ किया, यही इन लोगों ने क्या बोलते हैं यहां पे, अवध के भी साथ किया, यही इन लोगों ने मराठों के भी साथ किया। ठीक, तो ये सब किस में आता था, रिंग एंड फेंस पॉलिसी में। इसका मतलब अगर इसको हम लोग दो लाइन में अगर हम लोग बात करें तो ये समझिए कि जो हेस्टिंग्स के द्वारा जो घेरे की नीति लाई गई थी, इसका बस उद्देश्य यह था कि अपने सीमाओं की सुरक्षा करना है, और कैसे, एक बफर स्टेट का निर्माण करके उस बफर स्टेट में अपनी एक सेना रखेंगे, जिसका खर्च वह राज्य ही देगा। यह था रिंग एंड फेंस की पॉलिसी। अब जो अगला है यह है वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस।
वेलेजली की सहायक संधि, उसको देखिए, वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक। सहायक संधि इसके द्वारा लाई गई। यही पूछा जाता है कि सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई? लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 के आसपास ये आया। आपको याद होगा, मैंने, अगर पिछली क्लासेस आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि जब मैसूर का युद्ध हुआ, लास्ट वाला आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मारा, 1799 की बात है। उसके बाद से वो, उस समय कौन सी नीति चल रही? उस समय कौन था गवर्नर? वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली था। उसी ने यह नीति लाई। कौन सी? सहायक संधि। अब सहायक संधि का मतलब ये हो, सहायक मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करना। तो ये क्या करता? डिप्लोमेटिकली कहता था कि ऐसे ही क्या करता था, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाता था। जैसे मान लीजिए ये हो गए मराठों का क्षेत्र, ये हो गया मराठों का क्षेत्र, मराठे, बीच में हो गए हैदराबाद वाले, हैदराबाद, और इधर हो गए अंग्रेजों का क्षेत्र, अंग्रेजों का क्षेत्र, जिसमें ये मद्रास है, यही मद्रास। इधर हो गया मैसूर, मैसूर, ठीक। इधर बीच में कर्नाटक, मराठे यहां पे है। ऐसे ही अवध है, ऐसे ही अवध ऊपर में, यूपी में, यूपी वाला क्षेत्र अवध का था। इसमें क्या कहते थे सब? सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता था? उसी की नीति को आगे बढ़ा दिया। किसकी? जो हेस्टिंग्स की रिंग पॉलिसी थी, रिंग एंड फेंस पॉलिसी, उसी को इसने आगे बढ़ाया। इसने 2-4 कदम और आगे चल दिया। क्या कहा? एक तरह से यह ट्रीटी क्या है, ये जो सब्सिडियरी अलायंस है, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, संधि तो दो गुटों के बीच में होती है, पता ही है। इसमें कहा कि देखिए, हम आपस में मित्र हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन उसके बदले आपको कुछ करना होगा। अब आपको याद होगा, रघुनाथ राव ही भाग कर गया था अंग्रेजों के पास। उस समय अंग्रेज क्या किए कि उसको सुरक्षा दिए, 2500 सैनिक भेज दिए मराठों के राज दरबार में। ठीक ऐसे ही अवध, ठीक ऐसे ही क्या किए सब अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद वालों को कहते थे ये हैदराबाद का क्षेत्र है। अंग्रेज क्या कहते थे? कहते थे कि देखो एक काम करो, मराठे तुमको कभी भी लपेट सकते हैं, कभी मार सकते हैं। मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान कभी तुम्हें मार सकते हैं, और बाकी तुम्हें ऐसे ही खतरे तो हैं ही तुम्हारे ऊपर। अब हैदराबाद वाले को भी डर लगता था कि भाई खतरा तो है, क्योंकि मराठे उस समय बहुत बड़ी शक्ति थे। मुगल बादशाह को भी जो तय कर रहे हैं कि अगला मुगल बादशाह कौन होगा, तो उसमें भाई सही बात है, मराठे तो शक्ति थे ही। ऐसे ही अवध वालों को कहते थे, अवध को कहते थे कि तुम्हें देखो बंगाल वालों से खतरा है। बंगाल, क्योंकि अवध की सीमा अभी तो मान लीजिए कि बिहार उत्तर प्रदेश से लगता हुआ सीमा है, लेकिन बिहार की सीमा वो बंगाल में ही आती थी तब। तो अवध से सटे हुए किसकी सीमा थी? इधर बंगाल, और इधर अवध को बताते थे सब कि तुम्हें किसका डर है? अफगानों का डर है। अफगान इधर से क्या कर सकते हैं? तुम्हारे ऊपर हमला। और उससे भी बड़ी बात यह है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो नवाब थे वो ये भी जानते थे कि हमें इन सबसे ज्यादा डर तो अंग्रेजों का ही है, उन्हीं से है। तो बेहतर है इनसे दुश्मनी मोल लेने के बजाय कि हम इनसे संधि ही कर लें। अब इस संधि में क्या था? हमने कहा कि रिंग एंड फेंस पॉलिसी को ही आगे बढ़ाया गया। इस संधि में और क्या क्या था? पहली बात कि हम आपके राज्य में सेना रखेंगे अपनी। कौन कहते थे? अंग्रेज। क्या रखेंगे? सेना रखेंगे, और उसका पूरा खर्च कौन देगा? वह राज्य देगा। उसका पूरा खर्च कौन देगा? वह राज्य देगा। साथ ही साथ विदेश नीति हम तय करेंगे। विदेश नीति इसमें ऐड हो गई, विदेश नीति अंग्रेज तय करेंगे, तय करेंगे।
उसके अलावा एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, ब्रिटिश रेजिडेंट, रेजिडेंट समझिए क्या क्या है। सेना रखेंगे किसके खर्चे पे? आप ही के खर्चे पे सेना रखेंगे। भाई आप ही की तो सुरक्षा है, तो इसलिए आपको हम सुरक्षित करने के लिए एक सेना रखेंगे। अवध वाले कहे सब ठीक है, रख लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद कहा कि आपको बंगाल से कैसे रिश्ते बनाने हैं ये हम तय करेंगे। तो ये कहता था ये भी आप लोग तय करेंगे? कहते सर बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए हम उससे आप बिगाड़ कर चलेंगे और तुरंत हमला कर दिया तो क्या होगा? अब ये बोल रहा है कि आपने सेना रखी तो है, तो कह रहा है कि युद्ध करने के लिए थोड़ी, वो तुम्हारी रक्षा के लिए रखे हैं, जब होगा युद्ध तो देखा जाएगा, लेकिन तुम ऐसे मत उलझो बिना मतलब के। कहते सब हम तय करेंगे, और उसके लिए हम एक अपने व्यक्ति को रखेंगे जिसका रेजिडेंस आपके यहां होगा। तो कहा कि अच्छा उसका रेजिडेंस होगा? तो कहा हाँ, इसीलिए उस रेजिडेंस के नाम पे इस अधिकारी का नाम क्या हो गया? रेजिडेंट। हम एक रेजिडेंट आपके यहाँ रखेंगे, और वो रेजिडेंट इधर उधर कहीं नहीं रहेगा, आपके दरबार में ही रहेगा, आपके मतलब जो राजधानी है वहीं पर रहेगा। एक तो ये हो गया। ऊपर से कुछ चीजें और थी, कुछ चीजें और थी। जैसे कहते थे कि जो विदेश विदेश नीति के अलावा ये कहते थे कि आंतरिक मामलों में हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करें। आंतरिक मामले जैसे मान लीजिए अगर आसपास जो किसान हैं, जो उसमें छोटे छोटे इनके भी कुछ तालुके हैं, उसमें यदि कुछ विद्रोह होता है वो आप समझिए, उसके लिए हम नहीं कुछ उसके लिए आंसरेबल है, वो आप समझिए। यहाँ पे कैसी नीतियां बनानी है वो आप समझिए, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सब कुछ तो आपने तय कर लिया, तो बचा ही क्या? आपस में कौन ही, अब जिसको पता है कि वहां पर अंग्रेजी सेना है, दूसरे राज्य उसके डर के मारे युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो छोटे मोटे लोग युद्ध करेंगे क्या? छोटे मोटे तो ऐसे ही नहीं युद्ध करेंगे। तो ये सब चीजें क्या करते थे? अंग्रेज रखने लगे। अब धीरे धीरे इसके साथ ही इनका हस्तक्षेप करने लगे इनके राज्य में। जैसे ये जो रेजिडेंट था, ये एकदम एक समझिए एक तरह से उनके ऊपर एक जैसे होता है कि सीसीटीवी लगा दिया गया, एकदम ऐसे कार्य करता, कुछ भी होता था फटाक से कर दिया मैसेज, ऐसी ऐसी बात है, मतलब पत्र लिख के करता था, व्हाट्सएप नहीं करता था, है ना। तो क्या करता था? पत्र लिख के अपने हेडक्वार्टर में बताया था कि ऐसी चीजें चल रही हैं। अब मराठों को ही देखिए, मराठों के यहाँ जब रेजिडेंट रखा गया, तो ये आपस में मराठों के ही परिवार में, जैसे भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, सिंधिया हो गए, मराठों के ही परिवार से तो थे। इनसे आपस के संबंध भी ठीक नहीं रखने देता था। वो चाहता था कि सब लोग अलग अलग रहें, तभी तो उसका फायदा उठाएंगे। एक तरह से ये समझिए घर का भेदिया, घर में ही रह के एक कोई भेदिए का काम कर रहा हो, ठीक है, ऐसे ये लोग कार्य करने लगे। अब इससे क्या हो गया? जब पूरा पैसा भी उनसे लेने लगे, कहते थे और बड़ी सेना और बड़ी सेना, धीरे धीरे करते करते अवध क्या हो गया? एक तरह से कंगाल होते गया, क्योंकि ये लोग आधुनिक सेना, अस्त्र शस्त्र के नाम पे अलग से पैसे रखते थे, लेते थे, सब कुछ करते करते अब समझिए कि वो कंगाल होने लगा। दूसरी चीज मैंने बोला कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब एक तो टाइट कर दिया। अब वह राजा अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो सारे पैसे तो अंग्रेजों को दे रहा है। अब सुविधा नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता था? वहां के लोग अपने राजा के प्रति या अपने नवाब के प्रति बहुत ही खिन्न होने लगे कि बताओ कैसे कार्य कर रहा है ना, हमें ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो एक एग्रेशन होने लगा, एक एग्रेशन वहां के लोगों में होने लगा, और अपने ही नवाब के खिलाफ ये सब चीजें होने लगी। और इसी तरह से इसने अलग अलग क्षेत्रों को क्या किया? देकर, वहां से अपनी सेना का की सहायता देकर, उनकी विदेश नीति पे कंट्रोल कर कर, उनकी आंतरिक मामलों में थोड़ा बहुत, भले ही कहते थे कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर भी हस्तक्षेप करके एक तरह से उन्हें राज्य को अपने अंडर ये लोग क्या करने लगे? मिलाने लगे। अब जैसे अवध अवध को भी ऐसे ही करते करते बाद में क्या हुआ? 1856 में अवध को ही मिला लिया, कहे कि आप संभाल ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये सब सारी चीजें थी। जैसे क्या हुआ, अवध वाले से कहे सब कि देखो, तुम ये कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे पाएंगे सर। कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं दोगे तो एक काम करो, जो रुहेलखंड वाला क्षेत्र है वो हमें दे दो, और गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र वो हमें दे दो।
अब जो सबसे बड़े उपजाऊ क्षेत्र है आप दे दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? ऐसी चीजें वो लोग दे देते थे। अवध हो गया कमजोर, ऐसे ही ऐसे और राज्य भी क्या हो गए? कमजोर होने लगे। अब इसी में कई बार पूछ देता है कि सहायक संधि के तहत कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए। तो एक तरह से याद रखिएगा, HMT करके जो घड़ियां आती थी ना पहले, HMT नाम के ट्रैक्टर भी आता था, ऐसे ही करके आप लोग याद कर रख सकते हैं। HMT, एच से हैदराबाद, एच से पहले हैदराबाद। सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रश्न, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के तहत सबसे पहला राज्य कौन सा मिलाया गया? तो ये हैदराबाद। सबसे पहले कौन? हैदराबाद। फिर मैसूर, फिर मैसूर, फिर इसी में तंजौर, और तंजौर के बाद से अवध, फिर तंजौर और अवध। तो हो गया यहीं से ये तंजौर, और फिर ए से अवध हो जाएगा। इन लोगों ने अवध को भी मिला लिया। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि देखिए क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। जैसे मान ली तीन चीजें रहेंगी ना, तीन चीजें रहेंगी और उसमें पूछ देगा कि इनमें से सबसे पहले किसको मिलाया गया, सबसे बाद में किसको मिलाया गया। हो सकता है डेट में बस यही पूछ दे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा HMT फिर अवध, है ना। इस तरह से चीजें मिलाई गई। अब अगला जो आएगा वो आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति, है ना। उसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। उसका भी एक कारण है क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि उस समय आपका आ जाएगा सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको उसके तहत मिलाया गया। अब उसके तहत मिलाया गया तो जैसे झांसी का क्या है, तो झांसी की को कैसे मिलाया गया उसको, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, इन दोनों को एक करके पढ़ा देंगे तो आपका एक लेक्चर वो वहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। अब इससे संबंधित यदि कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।